नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पर। तो चूंकि सरकार का गठन होने जा रहा है या हम कहें मंत्रियों की शपथ हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी शपथ ले ली है। एक बार तीसरे टर्म के लिए वो फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आप सभी लोगों ने उम्मीद है उस शपथ के समारोह को देखा होगा, जहाँ पर राष्ट्रपति जी मौजूद थी और उन्होंने फिर सभी मंत्रियों को विद प्रधानमंत्री शपथ दिलाई। अब कभी भी अगर हम एक मंत्री परिषद नाम का शब्द सुनते हैं तो वहां पर कई तरह के मंत्रियों पर चर्चा होती है। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा कभी, कैबिनेट मंत्री, है ना, या कैबिनेट मिनिस्टर्स। एक शब्द और होता है राज्य मंत्री। इसी में एक और शब्द है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्या होते हैं ये सभी शब्द, इनके बीच में क्या अंतर है, आज के इस टॉपिक में हम आराम से समझेंगे। न्यूज़ है कैसे बनती है, यह आज का हमारा टॉपिक है। कैसे बनती है केंद्रीय मंत्री परिषद, उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इन सभी को समझेंगे। लोकसभा के अंतर्गत क्या व्यवस्था संविधान में की गई है और कौन कौन से अनुच्छेद हैं। एक सवाल आपको यह भी जानना होगा कि अगर मान लीजिए सरकार का गठन होता है तो क्या कितने भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्या, है ना, यानी कि 100, 200, 300, 400, क्या मान लीजिए 400 या 500 सदस्य चुने जा रहे हैं, 543। अगर हम विपक्ष को छोड़ दें, मान लीजिए 270-75 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है मेजोरिटी के लिए, तो क्या सभी को मंत्री बनाया जा सकता है, इसको भी देखेंगे। तो न्यूज़ है न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सॉर्न इन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। तो ये जो आपका टॉपिक है ये मेंस के अकॉर्डिंग जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली जिसे हम गवर्नेंस के रूप में जानते हैं, और कैसे गठित होता है, उसमें भी संघ की कार्यपालिका, और क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से ही आते हैं प्लस विधायिका, है ना। लेकिन अभी हमें समझना है कि कार्यपालिका के रूप में इनका क्या फंक्शन होने जा रहा है। साथ ही प्रीलिम्स के लिए भी ये सभी खंड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चर्चा लगातार पूरे साल चलती रही है 2024 में। एग्जाम भले ही आपको 16 तारीख को देने जाना है, लेकिन हो सकता है ये जो टॉपिक्स हैं वहाँ पर आपको दिख जाएं। अब इस तरह के खंडों को अगर आप तैयार करना चाहते हैं, बहुत विस्तार से समझना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे नए बैचेस और कोर्सेज शुरू होने जा रहे हैं। 15 महीने का सब्सक्रिप्शन अभी 30,000 रुपये में, यानी 29,999 में आप ले पाओगे। इसके अलावा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए कई सारे बैचेस शुरू होने जा रहे हैं, जैसे कि 15 जून को एक बैच लाइव होगा, और अनअकैडमी इंस्पायर नामक एक नया प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। तो बहुत जल्द इसके बारे में आपको इन डिटेल जानकारी हम उपलब्ध कराएंगे। आते हैं टॉपिक पर। तो राष्ट्रपति इस समय है द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति जी ने 9 जून को नया जो एनडीए सरकार का गठन होने जा रहा था, तो सरकार के केंद्रीय मंत्री परिषद को शपथ दिला दी है। उसका वीडियो मौजूद है इंटरनेट पर, आप आराम से देख सकते हो। तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्री परिषद में पिछले कार्यकाल की तुलना में इस बार ज्यादा मंत्रियों की संख्या हमें देखने को मिलती है, जिसमें से 30 मंत्री कैबिनेट के हैं या कैबिनेट मंत्री जिन्हें हम कह रहे हैं। 5 मंत्री राज्य मंत्री के रूप में आए हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फ्री चार्ज या इंडिपेंडेंट चार्ज जिसको हम बोलते हैं, और 36 हैं राज्य मंत्री। तो इस प्रकार से टोटल आप देख सकते हो काउंसिल की संख्या ये लगभग 71 हो गई है। ठीक है, चलो अब पहला सवाल हमारे इस टॉपिक का होगा कि आखिरकार केंद्रीय मंत्री परिषद क्या होती है। केंद्रीय मंत्री परिषद जो केंद्र सरकार का सबसे प्रमुख घटक होगी, जो सभी तरह की नीतियों और पॉलिसीज को बनाएगी और उनको लागू करेगी। अब क्योंकि आपने केंद्रीय मंत्री परिषद के साथ एक और शब्द सुना होगा जिसे हम कहते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, तो क्योंकि हमारी जो प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली है, उसमें 3 अंग प्रमुख होते हैं। शासन के लिए या व्यवस्था के लिए 3 अंगों को बनाया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो टेक्निकली न्यायपालिका के लिए तो कोई भी चुनाव नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर बौद्धिक वर्ग की जरूरत है जो न्याय प्रणाली को ठीक से व्यवस्थित चला सके। तो अभी के समय यहाँ पर जो न्यायालयों में जजेस की नियुक्ति होती है उसके लिए कॉलेजियम व्यवस्था चल रही है। कौन सी व्यवस्था? कॉलेजियम व्यवस्था।
हमारा टॉपिक आज के समय कार्यपालिका और विधायिका से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसमें कार्यपालिका पर बात कर रहे हैं। विधायिका के रूप में जो संसद है, संसद का निचला सदन अर्थात लोकसभा, जिसमें 543 सदस्यों को इस बार चुन करके लाया गया है, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स जो भी गुट होगा वो जाकर सरकार बनाएगा। सरकार अर्थात यही संसद के सदस्य मिलकर के कार्यपालिका का गठन करेंगे, जिसमें मंत्री परिषद गठित होगी। ठीक है, क्या गठित होगी? मंत्री परिषद। इन्हीं में से एक व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री, और बाकी के जो मेंबर्स मंत्री के रूप में कार्य करेंगे वो होंगे अन्य मंत्री। उन्हीं अन्य मंत्रियों में 3 शब्द आ गए हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री इसमें 2 तरह के हैं, स्वतंत्र प्रभार और दूसरे हैं राज्य मंत्री सामान्य। क्या है इनका मतलब? ये है प्रधानमंत्री इस समय श्री नरेंद्र मोदी। तो क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रमुख हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कहा जाए कार्यपालिका के प्रमुख कौन है, तो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं भारत के राष्ट्रपति। इस समय राष्ट्रपति जी कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसलिए उन्होंने सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स। अभी संविधान में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो ये है कार्यपालिका की प्रमुख, और जो मंत्री परिषद के प्रमुख हैं वो है प्रधानमंत्री, और इनके निर्देशन में फिर अन्य तरह के जो मंत्रालय हैं उनसे संबंधित मंत्री काम करते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो रक्षा मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो, भारत का संविधान और संविधान का भाग 5, ध्यान रखना पेपर में पूछ सकते हैं, संघ सरकार का जिक्र किस भाग में है? भाग 5, जिसमें मंत्री परिषद का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 74 में, आर्टिकल 74। क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। तो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसके प्रधानमंत्री होंगे, और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों या कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार भी कार्य करेंगे। यानी कि जो भी सलाह राष्ट्रपति को कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों से दी जाएगी, उसके आधार पर राष्ट्रपति कार्य को करेंगे। लिखा है, परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, और इस तरह की सलाह की किसी भी न्यायपालिका में जांच नहीं की जाएगी कि सलाह क्यों दी है और क्यों नहीं दी है। तो ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह अगला जो खंड है अनुच्छेद 75, वो कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। यानी पहले प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, और जो लिस्ट, जो सूची या जो सलाह प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को दी होगी, उसके आधार पर वो बाकी के मंत्रियों को नियुक्त कर देंगे। तो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो 543 में से 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। तो इस बार की संख्या 71 है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 88। सदन के बारे में, मंत्रियों की शक्तियों के बारे में कहा गया है। तो प्रत्येक मंत्री, और भारत के महान्यायवादी को भी इसी में शामिल करते हैं, हम मंत्री वाला देख सकते हैं। तो ये होगा कि जो मंत्री हैं वो दोनों ही सदन में बोल सकते हैं, दोनों ही सदन की संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं। मंत्री का मतलब हुआ सरकार के चुने हुए लोग। ठीक है, और क्योंकि वो लोग लोकसभा से आ सकते हैं, राज्यसभा से भी आ सकते हैं, वाली कोई लोकसभा से चुना हुआ सदस्य मंत्री है, इसका मतलब ये नहीं कि वो राज्यसभा में नहीं जा सकते, वो जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, बैठक का हिस्सा ले सकते हैं, संसद की किसी समिति में भाग ले सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, भाग लेने के अलावा वो वोट नहीं दे सकते, है ना, मत देने का अधिकार नहीं होगा कि आप लोकसभा में सांसद हैं और राज्यसभा में जाकर वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। आप बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, मंत्री के रूप में
जवाबदेही है तो जवाब दे सकते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जैसा कि जिक्र किया गया है कि प्रधानमंत्री ही उसके प्रमुख होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर एक शब्द चलता है, ध्यान रखिएगा, बराबर के लोगों में प्रथम, फर्स्ट एमंग इक्वल। तो जितने भी लोग हैं वो सभी बराबर हैं, पूरी मंत्रिपरिषद बराबर है, लेकिन उसमें प्रथम व्यक्ति जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। और प्रधानमंत्री की एक अनूठी भूमिका भी होती है और उन्हें मंत्रिपरिषद का प्राथमिक नेता माना जाता है, लेकिन फिर भी टेक्निकली वो अपने मंत्रियों के बराबर ही होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है सभी मंत्री खड़े हुए हैं, बस एक प्रधान व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री हैं और अन्य सभी मंत्री यहाँ पर हैं। अब अनुच्छेद 75 ये भी कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों और अन्य विभागों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होंगे जो विभाग किसी और व्यक्ति को नहीं सौंपे गए हैं मंत्री के रूप में। जैसे मान लीजिए रक्षा मंत्रालय है और वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है ना, परिवहन मंत्रालय है। मान लीजिए कोई भी ऐसी बात है जो किसी अन्य मंत्री को नहीं सौंपा गया है, कोई विभाग या कोई मंत्रालय, तो वो स्वतः ही प्रधानमंत्री के पास आ जाता है। तो प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिवालय के भी प्रमुख हैं और सरकारी निकाय ये डेली रूटीन के हिसाब से प्रशासन और मंत्रालयों से जुड़ी हुई जानकारियों को देखता है। वो नीति आयोग के भी प्रमुख हैं और कैबिनेट की नियुक्ति समिति के भी प्रमुख हो जाते हैं। इसके अलावा परमाणु विभाग को आप देखोगे, अंतरिक्ष विभाग को देख लीजिए, है ना, कार्मिक प्रशिक्षण और जो पेंशन विभाग है या मंत्रालय है उसके भी वो प्रमुख हैं। तो अगर हम कैबिनेट मंत्रियों को देखें, कैबिनेट मंत्री कौन होता है, मतलब प्रधानमंत्री का तो क्लियर हो गया कि वो शीर्ष नेता है या फिर फ्रंट पर खड़े हुए एक व्यक्ति हैं। तो कैबिनेट मंत्रियों को परिषद में सबसे सीनियर मंत्री माना जाता है, सबसे वरिष्ठ मंत्री माना जाता है। उनके पास अपने मंत्रालयों से संबंधित सभी तरह की शक्तियां और निर्णय लेने का अधिकार होता है। तो वो प्रधानमंत्री के बाद टेक्निकली दूसरे स्थान पर आते हैं। तो केंद्र सरकार के रणनीतिक और सभी महत्वपूर्ण मंत्रालयों की वो देखरेख करते हैं। उदाहरण के लिए गृह मंत्रालय, जिसमें पुलिस व्यवस्था शामिल होती है पूरे देश के लिए, रक्षा मंत्रालय जिसमें देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, बॉर्डर की सुरक्षा है, वित्त मंत्रालय जो पूरे देश के लिए वित्तीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को तय करेगा, है ना, विदेश मंत्रालय जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज को कंट्रोल करता है। तो इस तरह की बैठकों को आयोजित करने और उसमें भाग लेने के लिए और सभी तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अभी के समय अगर आप कुछ मंत्रियों का नाम देखें तो राजनाथ सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है यानी रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जो कि इस वक्त मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं यानी गृह मंत्री, नितिन गडकरी जो कि इस समय रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं, और जेपी नड्डा जिन्हें इस वक्त हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिया गया है। इसी तरह से एस जयशंकर जी जो पहले से ही हमारे विदेश मंत्री थे वो भी बरकरार हैं। इसके अलावा निर्मला सीतारमण जो इस बार भी वित्त मंत्रालय को संभालेंगी। तो कुछ प्रमुख नाम आपको पता होने चाहिए। अब बात आती है राज्य मंत्री की। तो राज्य मंत्री क्या होता है ना, पहले आपने देख लिया कैबिनेट मिनिस्टर, तो जो सबसे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर है वो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो प्रमुख मंत्रालयों को देखते हैं। फिर अगला शब्द है राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट में आपको दो तरह के शब्द दिखेंगे, पहला राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यानी इंडिपेंडेंट चार्ज, और दूसरे सामान्य राज्य मंत्री। तो पहले जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होंगे उनको देखते हैं। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मंत्री के बाद के क्रम में आते हैं यानी उनसे जूनियर हैं, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को कैबिनेट मंत्रियों या केंद्र सरकार के अन्य सदस्यों की निगरानी के बिना अपने मंत्रालय का प्रशासन करने का अधिकार होता है। स्वतंत्र प्रभार का मतलब ये है कि इन्हें जिस मिनिस्ट्री से अटैच किया जाएगा उसमें जो भी विभाग इनके पास होंगे उनका ये स्वतः या स्वतंत्रता पूर्वक देखरेख और प्रशासन कर सकेंगे। जैसे एक मंत्री हैं जो कि जितेंद्र कुमार हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जो कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय को देख रहे थे, जो कि टेक्निकली प्रधानमंत्री के कंट्रोल में या उनके नियंत्रण में आता है। इसी तरह से राज्य मंत्री कौन है, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अलावा जो सामान्य राज्य मंत्री हैं उनको मंत्रालयों पर प्रमुख प्रशासनिक कर्तव्य नहीं निभाने, बल्कि वो कैबिनेट मंत्री की एक तरह से सहायता करते हैं और अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपे गए विशेष कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप अगर आज के समय देखोगे जैसे वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है या विदेश मंत्रालय है, तो इस तरह के जो भी बड़े मंत्रालय हैं उनमें जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं।
तो उसमें क्या है कि 2 से 3 राज्य मंत्रियों को भी नियुक्त किया जा सकता है और 1 से 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी उसमें हो सकते हैं। हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर जो होंगे वो एक ही होंगे जो एक मंत्रालय को देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी हमारी व्यवस्था है संविधान के तहत सौंपी गई है उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई भी सवाल बने तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। आपसे मिलेंगे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। पढ़ते रहिए, खूब सारा ख्याल रखिए। कोई और सवाल मन में आता है तो उसको भी कमेंट में लिख दीजिए, उस पर अलग से बात कर लेंगे। शुक्रिया।